बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं और उसे हमने उनको यूज़ करते हुए अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, उसके बाद अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास हम एचसीएफ को डिफाइन करते हैं। एचसीएफ रेफर्स टू द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच यहाँ इंडिकेट कर रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जब हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साइन में, तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जब हम उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिफरेंट मेथड यूज़ करके उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन करने के बाद जो इनकी कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं, उसको फाइंड करने के प्रोसेस को हम कहते हैं एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैक्टराइजेशन कैसे होती है। या तो हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ कर सकते हैं, या अपने होल स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, या हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स होते हैं जिनको हम फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के मेथड के ज़रिए भी हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा डिवीजन मेथड होता है, जिसको भी हम यूज़ करके एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं अपना। तो एचसीएफ हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स के। जिस कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं उनके प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमें एचसीएफ मिल जाता है। सेम देन हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट आता है एलसीएम। एलसीएम रेफर्स टू द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स बिटवीन टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मीन कम से कम जो छोटा मल्टीपल फर्ज करते हैं। अगर मैं कहती हूँ मेरे पास 3 किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इन 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो लीस्ट, जो कम से कम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी मेरे पास आ जाएगा तो वो मेरे पास एलसीएम कहलाएगा। जबकि एचसीएफ में हाईएस्ट, जो सब टर्म्स में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जो सारे के सारे टर्म्स में मौजूद हों, वो एचसीएफ होता है। जबकि एलसीएम जो है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है? एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। यानी हम एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे होते हैं टर्म्स में, उसको भी हाईलाइट करते हैं, और जो कॉमन फैक्टर्स रह जाते हैं जो टर्म्स में कॉमन नहीं होते हैं, उन दोनों की भी जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो एलसीएम के बराबर आ जाती है। देन उसके बाद हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का एक रिलेशन हमारे बुक में गिवन है। वो ये कि एलसीएम और एचसीएफ की जब प्रोडक्ट की जाती है, देखिए यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट की जा रही है राइट साइड पे, तो वो किसके इक्वल होता है? 2 पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट इक्वल है। पी ऑफ एक्स यानी कोई भी पॉलिनोमियल विद एक्स वेरिएबल, क्यू ऑफ एक्स मीन सेकेंड पॉलिनोमियल विद एक्स वेरिएबल। तो हमारे पास ये होता क्या है, हमारे पास का रिलेशन क्या है? एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल। पी क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले आता है तो पी को हम रिलेट करते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल से, और क्यू हमारे पास होता है सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ये वो बेसिक चीज़ें थी जो हमने अपने क्वेश्चन में यूज़ करनी थी, तो ये सबसे पहले मैंने डिफाइन किया। अब हम अपने एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसमें हमने एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जी सबसे पहले अब हमने, हमारे पास देखिए क्वेश्चंस में आपको नजर आ रहे हैं 2 टर्म्स आ रही हैं, तो हम 2 टर्म्स की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ, इनके फैक्टर्स लिखती हूँ 21x² y के। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट्स 21 जो है, सबसे पहले मैं फैक्टर्स लिखती हूँ, नंबर है तो इसके मैं एलसीएम लेती हूँ। 3 7 are 21, 7 1 are 7। तो इसके फैक्टर्स क्या हमारे पास बन गए हैं 3 × 7। देन हमारे पास x² है, x² को हम कैसे ओपन कर सकते हैं? x × x 2 दफ़ा, y एक ही दफ़ा है, तो ये मैंने इसके फैक्टर्स लिख लिए। देन उसके बाद मैंने फैक्टर्स लिखने हैं किसके? 35xy² के। अब मैं 35 का भी एलसीएम लेती हूँ, तो ये मेरे पास 5 7 are 35 आता है इसका एलसीएम। देन x एक दफ़ा है, y हमारे पास 2 दफ़ा। ये मैंने इनके फैक्टर्स लिख लिए। अब मैंने क्या करना है, मैंने फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ओके,
अब मैं ऊपर ज़रा चेक करती हूँ कि इन दोनों टर्म्स में मेरे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 7 दोनों में है, एक x दोनों में आ रहा है और इसी तरह एक y भी दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जब इन कॉमन फैक्टर्स की जब मैं प्रोडक्ट करती हूँ तो मेरे पास आंसर बन गया 7xy। ओके, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्या है नेक्स्ट पार्ट, 4x² माइनस 9y²। तो सेकेंड टर्म मेरे पास आ रही है इसकी 2x² माइनस 3xy। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इनकी फैक्टर्स पहले फाइंड करती हूँ। फैक्टर्स ऑफ 4x² माइनस 9y से। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था फैक्टर्स के लिए हम कॉमन निकाल सकते हैं या फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। ये मेरे पास किसका फार्मूला है, ये मेरे पास स्क्वायर बना रहा है 2x का और ये मेरे पास स्क्वायर बना रहा है 3y का। ठीक है, तो a² माइनस b² का फार्मूला मैं यहाँ यूज़ करने लगी हूँ। a माइनस b, a प्लस b, मैंने ये फार्मूला यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ की क्या बना ली है, फैक्टर्स बना लिए हैं 4x² माइनस 9y²। ठीक है, फर्स्ट टर्म के मेरे पास ये फैक्टर्स बन चुके हैं। अब मैं क्या करने लगी हूँ कि नेक्स्ट जो मेरे पास टर्म है मैं उसके फैक्टर्स बनाती हूँ। अब मैं किसके फैक्टर्स बनाने लगी हूँ, नेक्स्ट जो मेरे पास टर्म थी फैक्टर्स ऑफ 2x² माइनस 3x। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर्स तो कंप्लीट नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मुझे x नज़र आ रहा है कि दोनों में से कॉमन निकल आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये टर्म बन चुकी है। अब हमने लिखना है HCF का आंसर जो कि इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स के। अब मैंने दोनों टर्म्स में देखना है कि मेरे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं 2x माइनस 3y इसमें भी है, 2x माइनस 3y इसमें भी है। ये वाला जो फैक्टर है मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास HCF के आंसर में आ जाएगा 2x माइनस 3y। ये इसका आंसर मुझे मिल गया है। ओके, अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, x³ माइनस 1 और जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो x² प्लस x प्लस 1 है। ओके, सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट टर्म की फैक्टर्स बनाने लगी हूँ। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ x³ माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए कल ही हमने जो पिछले एक्सरसाइज हमने किया 4.2, वहाँ पे हमने टर्म्स के जो सेपरेट टर्म्स आ रही, जैसे x के ऊपर b³ है, 1 को भी मैं 1 का क्यूब लिख सकती हूँ, तो उसका हमने फार्मूला पढ़ा था a³ माइनस b³। ठीक है, उस फार्मूले के मुताबिक मैं अपने इस टर्म्स को ओपन करती हूँ। तो फार्मूला क्या कहता था कि दो तरह की ब्रैकेट्स बनती थी और फर्स्ट टर्म में क्या होता था, क्यूब्स हट जाते थे और जो सेकंड ब्रैकेट में एक कॉर्नर पे इसका स्क्वायर होता था x का, नेक्स्ट कॉर्नर पे 1 का स्क्वायर होता है जो कि 1 ही होता है, और सेंटर में x और 1 को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर मल्टीप्लाई करना है x1 + x ही होता है। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला हमने ओपन कर लिया है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं फैक्टर्स बनाने लगी हूँ अपनी सेकंड टर्म के फैक्टर्स बना रही हूँ x² प्लस x प्लस 1 की। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे होता क्या है कि इस टर्म पे ना यहाँ फार्मूला क्रिएट हो सकता है, ना ही यहाँ से कॉमन निकल सकता है, ना ही मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करके आप देख सकते हैं कि इसकी कोई भी पेयरिंग भी नहीं हो रही है, इसकी जो है फैक्टर्स भी नहीं बन रहे। तो इसका मतलब है कि ये टर्म जो है हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगी, इसके अगर फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब है ये ही कंप्लीट टर्म्स है इसका। ठीक है, तो इसके कोई फैक्टर्स नहीं है, तो यही इसके है। तो अब मैंने HCF निकालने हैं, तो HCF में मैंने अपने दोनों टर्म्स में देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। आपको देख सकते हैं कि ये वाला पेयर दोनों में ही कॉमन है, तो हमारे पास HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स। तो हमारे पास यही कॉमन फैक्टर्स थे दोनों में, तो मेरे इसका आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने फोर्थ इसका नेक्स्ट जो है पार्ट वो लिखा है। अब मैं फैक्टर्स इसके बनाने लगी हूँ। फैक्टर्स मैंने पहले बनाने हैं a³ प्लस 2a² माइनस
3a की। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से सबसे पहले तो मुझे a कॉमन नज़र आ रहा है, पहले तो मैंने सब में से a को फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 टर्म्स है। मैंने इस पर मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करते हुए इसकी पेयरिंग की। फर्स्ट और लास्ट टर्म मैंने इसी तरह लिखी और मैंने उनको मल्टीप्लाई करने के बाद 2a को मैंने सेपरेट कर दिया है 2 पार्ट्स में। ये देखिए 3a में से मैं 1a को माइनस करती हूँ तो मुझे 2a इसका आंसर मिल गया है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या करना होता है, फर्स्ट 2 टर्म्स को एक ब्रैकेट में डालना होता है, नेक्स्ट 2 टर्म्स को मैंने एक ब्रैकेट में डालना है क्योंकि माइनस है। जब इन दोनों टर्म में से माइनस साइन कॉमन निकला है तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ से मैंने a को कॉमन निकाला और यहाँ से मैंने 1 को कॉमन निकाल लिया। देन मेरे पास a प्लस 3 और a माइनस 1 के साथ इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने अपनी जो मेरे पास नेक्स्ट टर्म है मैं उसके फैक्टर्स बनाना शुरू करती हूँ। नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। ठीक, अच्छा इसके भी मैं इसी तरह देखिए, आप सब देख सकते हैं कि सबसे पहले जी यहाँ से इसी तरह हमारे पास a कॉमन आ रहा है तो मैंने पहले a इसमें से कॉमन ले लेती हूँ और मेरे पास क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। देन अगेन इस पर मैं मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करती हूँ और अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर देना है अपने 5a को 2 टर्म्स में। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 6 प्लस 1 में, इसको मैंने स्प्लिट किया 2a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1a माइनस 3। देन मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स को एक ब्रैकेट में किया और नेक्स्ट 2 टर्म्स को मैंने अगली ब्रैकेट में कर लिया। यहाँ से जी 2 और a कॉमन निकलने के बाद मेरे पास आ गया a प्लस 3। यहाँ से मेरे पास कॉमन निकल रहा है जी, कॉमन निकलने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। मैंने यहाँ पे 5 बनाना था तो 6 माइनस 1 आना था। तो ये देखिए मैंने अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करते हुए यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए। यहाँ से मैंने 1 को कॉमन लिया और उसके बाद मेरे पास मुझे अपने पेयर मिल गए हैं a प्लस 3 और 2a प्लस 1। मेरे पास अपने इस टर्म्स के फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। टू ए क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब मैंने क्या करना क्या है, मैंने HCF का आंसर निकालना है। HCF का आंसर मेरे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास a दोनों टर्म्स में मौजूद है। सेम इसके अलावा a प्लस 3 भी मेरे पास दोनों टर्म्स में मौजूद है। तो मेरे पास इसके कॉमन फैक्टर्स में क्या टर्म्स आ चुकी हैं, मेरे पास ये कॉमन फैक्टर्स में आ गया a इंटू a प्लस 3। ये मेरे पास इसके कॉमन फैक्टर्स आगे हैं जो कि हमारे पास इसके HCF का आंसर है। ओके, इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने 5th पार्ट लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं तो हमने इन तीनों टर्म्स के तो फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहले मैं फैक्टर्स फाइंड करने लगी हूँ अपनी फर्स्ट टर्म जो कि t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4k। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो मिड टर्म ब्रेक मेथड में यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैंने एज इट इज़ लिखी और अब मैं करने लगी हूँ 3 को स्प्लिट। तो मैंने इसको 4 माइनस 1 की फॉर्म में मैंने इसको अपनी टर्म्स को स्प्लिट कर लिया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4t। माइनस की वजह से जब ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट 2 टर्म्स को मैंने एक ब्रैकेट में डाला और नेक्स्ट 2 टर्म्स को मैंने अगली ब्रैकेट में डालते हुए यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया t और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 1। देन आप देख सकते हैं कि इसके 2 फैक्टर्स बन गए t माइनस 4 और t प्लस 1। ये मेरे पास अपनी फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट सेकंड जो हमारा फर्स्ट टर्म है हम उसके फैक्टर्स बनाने लगे हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास टर्म है
इसकी टी स्क्वायर प्लस 5t+4। अच्छा, फिर यहाँ पे अब हम मिड टर्म ब्रेक अपना मेथड अप्लाई करने लगे हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैंने इसी तरह लिख रही हूँ। फिर मैंने 5 को स्प्लिट करना है इंटू 2 पार्ट्स में, तो यहाँ पे मैं इसको 4+1 से स्प्लिट करती हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t+1t+4। नेक्स्ट इनकी पेयरिंग करने के बाद मैंने करना क्या है कि यहाँ से मैंने t को कॉमन ले लेना है और यहाँ से मैंने 1 को कॉमन लेने के बाद मुझे इसका t+4 और t+1 इसके फैक्टर्स मिल चुके हैं, टी स्क्वायर प्लस 5t+4 के। ठीक है, मैं इन टर्म्स को जिनके मुझे फैक्टर्स मिलते जा रहे हैं इनको ज़रा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि मैं पता हो कि हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनके हमने फैक्टर्स फाइंड करे हैं। ओके, उसके बाद लास्ट जो हमारे पास थर्ड टर्म थी हमारे पास उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ टी स्क्वायर -1, यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर बना रही है और 1 को भी हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किसका फार्मूला लगाना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो फार्मूला मेरे पास होता है a माइनस बी के और a प्लस बी के। तो इसकी भी मुझे फैक्टर्स अपनी टर्म्स के मिल चुके हैं। अच्छा, अब मैंने करना क्या है कि मेरे पास 3 टर्म्स हैं। अब जबकि मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालना है तो वो फैक्टर्स जो कि मेरे तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहे होंगे मैंने उनकी प्रोडक्ट करनी है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, जो फैक्टर्स मेरे पास तीनों टर्म्स में आ रहे हैं। और स्टूडेंट सबसे पहले जब मैं चेक करती हूँ तो मैंने देखा कि तीनों में t+1 इसमें भी है, t+1 इसमें भी है और जो मेरे पास जो मैंने फर्स्ट अपना पेयर बनाया था उसमें भी t+1 था। तो हमारे पास जस्ट कॉमन जो फैक्टर आया है जो कि तीनों ही टर्म्स में मौजूद है वो हमारे पास आया है t+1। तो यही मेरे पास के HCF का आंसर होगा। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट रह गया, उसको लिखते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 6 पार्ट हमारे पास है इसका। सबसे पहली जो हमें टर्म दी हुई है वो है x² + 15 x + 56। उससे नेक्स्ट टर्म है हमारे पास x² + 5 x - 24 और लास्ट टर्म जो हमें गिवन है वो है x² + 8x। फिर 3 टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। फिर हमने इन तीनों टर्म्स में अपने फैक्टर्स बना के इनमें जो कॉमन पेयर होगा जो कि तीनों टर्म्स में मौजूद होगा वो अपने आंसर में हमने लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फैक्टर्स बनाती हूँ। x² + 15 x + 56 के यहाँ पे क्या हमने करना है, मिड टर्म ब्रेक मेथड लगाना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैंने इसी तरह लिखी। मैंने 15 को स्प्लिट कर देना है 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो मैंने अपने पेयर्स लिख लिए 8 और 7, दोनों को ऐड करने से 15 बनता है और उनको जो मल्टीप्लाई करे तो मुझे आंसर 56 मिल जाता है। देन x² + 8x ब्रैकेट ओपन मैंने कर दी। फर्स्ट 2 टर्म्स की पेयरिंग करते हुए मैंने उनको ब्रैकेट्स में डाल दिया। अब मैंने क्या करना है, इनमें से मैंने कॉमन लगा लिया। जस्ट सेम मैंने ये टर्म काम दूसरी ब्रैकेट से करने के बाद मुझे अपने 2 फैक्टर्स अपनी टर्म्स के मिल चुके हैं जो कि हमारे पास हैं x + 8 और x + 7। अब इनको हाईलाइट कर लेती हूँ। इससे हमें अपने आंसर्स का पता होता है कि हमने क्या कॉमन टर्म्स हैं अपनी। तो मैं इजीली इससे अपने बॉक्स बनाती हूँ ताकि मैं पहचान कर सकूँ कि इसके आंसर्स में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम फैक्टर्स बना रहे हैं। x² + 5x - 24 जो कि हमारे पास सेकेंड टर्म है। ठीक है, इसकी भी जस्ट मिड टर्म ब्रेक मेथड हम इस पर भी अप्लाई करते हैं। जैसा मैंने 5 को स्प्लिट करने लगी हूँ 2 पार्ट्स में, तो मेरे पास 8 - 3 मैं करती हूँ तो मुझे 5 आंसर देता है और जब इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 24 भी आंसर मिल जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया है। देन अब मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज होने के बाद मुझे अपनी टर्म में से कॉमन करने के बाद अपने फैक्टर्स मिल चुके हैं जो मेरे पास है x + 8 और x - 3।
तो मैंने अगेन क्या किया है कि यहाँ पे मैंने इसके बॉक्स बना दिया है। फिलहाल अभी तो हमें अपनी 2 टर्म्स नज़र आ रही हैं कि इसमें x+8 कॉमन आ रहा है दोनों फैक्टर्स में, लेकिन अभी जस्ट लास्ट टर्म रहती है, उसको भी अभी चेक करते हैं, उसमें से भी देखते हैं कि उसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे फैक्टर्स निकालने लगी हूँ मैं, फैक्टर्स ऑफ x² + 8x²। अब यहाँ से तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि x मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो इसके भी मुझे फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि तीनों टर्म्स में हमें नज़र आ रहा है कि x+8 कॉमन है, तो मेरे पास h के HCF का आंसर भी x+8 ही आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स ये देखिए फिर हमें HCF का आंसर मिल गया x+8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसमें भी हमने HCF ही फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन मेथड से। मैंने आपको बताया था HCF फाइंड करने के लिए 2 मेथड यूज होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन से हम क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम जो अपने क्वेश्चन करने लगे हैं वो डिवीजन मेथड से करने लगे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने करना क्या है, डिवीजन मेथड में आपको देख सकते हैं 2 तरह की टर्म्स दी हुई हैं, ये टर्म और ये टर्म। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रेटर टर्म है क्योंकि इसमें x³ आ रही है, जबकि ये जो लीनियर है इसमें x⁴ तो ये टर्म हमारे पास ग्रेटर है, हाईएस्ट पावर वाली टर्म है। तो जो ग्रेटर टर्म होती है, जब हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं तो ग्रेटर टर्म को हम अपनी साइड रखते हैं और डिवाइजर के तौर पे हम छोटी टर्म को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 27x³ + 9x² - 3x - 10 को मैंने हमने डिवाइडेंड देखा है, ये हमारे पास डिवाइडेंड होता है, और जिस टर्म से हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो टर्म हमारे पास होती है डिवाइज़र। अब मैं इनको जी डिवाइड करना शुरू करती हूँ और देखती हूँ कि ये हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो कम्प्लीटली डिवाइड होने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा, जिस टर्म से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो टर्म हमारे पास HCF का आंसर होती है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने करना क्या है, मैंने 3x - 2 मेरे पास डिवाइज़र है। मैंने यहाँ देखिए, मैं स्टूडेंट साथ से यहाँ पे इसका रफ वर्क करूँगी। 3x - 2 को मैंने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 27x³ आ जाए। जी, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 से 27 आता है और मुझे 27 से x³ भी चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैं इसको 9x² से मल्टीप्लाई कराने लगी हूँ। तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 27x³ - 9 2 18x²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मेरे पास आंसर आए, तो ये आंसर जो है मैंने यहाँ इन टर्म्स के नीचे लिख देना है। ठीक, और जिस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं वो ऊपर मेरे पास क्वेश्चन में आता जाता है। ठीक है, ओके देन आप देखिए, जब डिवीजन का प्रोसेस होता है तो हमारे पास साइन चेंज होते हैं। अब देखिए मेरे पास 27x³ - 27x³ से कैंसिल होने के बाद ये 2 टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ही टर्म x² वाली हैं। तो ये ऐड होने के बाद मुझे आंसर दे देंगी 27x²। इन दोनों ने आंसर दे दिया 27x²। ये 2 टर्म्स मैं इसी तरह नीचे उतार लेती हूँ। नेक्स्ट अब मैंने करना क्या है, मैंने फिर अपने इसी तरह, अभी देखिए अभी भी डिवीजन का प्रोसेस हम कर सकते हैं, क्योंकि अंदर जो टर्म है अभी ये ग्रेटर है, इसकी पावर 2 है, जबकि बाहर वाली टर्म की पावर 1 है। तो डिवीजन का प्रोसेस अभी भी हो सकता है। तो मैंने अगेन क्या करना है, 3x - 2 को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई कराना है कि 27x² मुझे मिल जाए। 9 और x से मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 27x² - 18x आ जाएगा। देन अब मैंने फिर क्या करना होता है, ये जो आंसर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे ये मैंने ऊपर लिख देना होता है। इसका साइन क्या है, प्लस, तो ये +9x मैंने यहाँ लिख दिया ऊपर, और जो इसका आंसर आ रहा होता है यहाँ टर्म्स के नीचे मैंने इसको लिख देना होता है। देन क्या होता है जी, हमारे पास इनके साइन चेंज होते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाती है इन 2 टर्म्स को, क्योंकि दोनों ही टर्म्स हमारे पास x की हैं। हमने इनको सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिलेगा +18x और -10 मैंने एज इट इज़ उतार लिया। अभी भी हमारे पास डिवीजन का प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि अंदर जो टर्म है उसकी पावर भी 1 है, बाहर जो टर्म है उसकी पावर भी 1 है। तो हमारे पास अभी भी डिवीजन हो सकती है पॉसिबल। तो देन मैंने फिर क्या करना है, मैंने 3x - 2 को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई कराना है कि मुझे 15x मिल जाए। तो ये देखिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा रही हूँ 15x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो मुझे आंसर मिल गया। देन मैंने +5 यहाँ लिख दिया ऊपर, और आंसर जो था मेरे पास 15x - 10 यहाँ लिखने के बाद देन जब मैंने साइन चेंज किए
प्लस 15x माइनस 15x से कैंसिल आउट हो गया और प्लस 10 माइनस 10 से कैंसिल आउट होने के बाद हमें जो है आखिर में इसका जो रिमाइंडर है वो 0 मिल गया। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो HCF ये कहता है जिस टर्म से डिवाइड करने से आंसर 0 बन रहा हो वो हमारे पास होता है HCF। तो यहाँ मुझे इसके HCF का आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, मैंने इसका सेकंड पार्ट लिखा है। अब आप देख सकते हैं 2 टर्म्स हैं, इनमें से x³ जो है ग्रेटर पावर है, तो इसका मतलब ग्रेटर पावर टर्म्स को मैंने एज ए डिवाइडर यूज़ करना है, और जो x2 है जिसकी छोटी पावर है एज ए डिवाइजर मैं इसको यूज़ करते हुए मैं डिवीजन का प्रोसेस वह शुरू करने लगी हूँ। मैंने करना क्या है, मैंने रफ वर्क में मैंने x² माइनस 4x प्लस 3 को किसी ऐसी टर्म से डिवाइड करना है कि मुझे x³ जो कि फर्स्ट टर्म है वो मिल जाए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, x से मिल जाएगा x³ माइनस 4x² प्लस 3x। देन मैंने करना क्या है, x अपना यहाँ पे लिख देना है ऊपर क्वेश्चन में, और आंसर को यहाँ अपनी टर्म्स के नीचे मैंने लिख देना। देन मैंने इनके साइन चेंज करने के बाद देखा कि x³ माइनस x³ से कैंसिल आउट हो गया है। 9 और 4 को मैंने जब सॉल्व किया माइनस 5x² मेरे पास इसका आंसर बन जाता है। सेम इसी तरह जब मैंने अगली नेक्स्ट टर्म को मैंने सॉल्व किया 20x और माइनस 15 मुझे आंसर मिल गया है। देन मैं फिर अब रफ वर्क में जाती हूँ अपने में x² माइनस 4x प्लस 3 को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाने लगी हूँ कि मुझे माइनस 5x² मिल जाए। तो मैं माइनस साइन के साथ लेके चलती हूँ, ये मुझे मिल जाएगा माइनस 5x²। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए जब ये वाली टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा प्लस, और 5 4 जार 20x। गेन जब ये इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, प्लस माइनस आता है, और 5 3 जार 15 मुझे इसका आंसर मिल गया। अब -5 मैंने लिख देना है यहाँ ऊपर एज ए क्वेश्चन में, और आंसर मैंने यहाँ पे इन टर्म्स के नीचे मैंने लिखने के बाद मैंने इनके साइंस चेंज कर देने हैं। अब आप देखिए -5 प्लस 5 से कटा, प्लस 20 माइनस 20 से कटा, -15 प्लस 15 से कटने के बाद मुझे इसने आंसर 0 दे दिया। तो मुझे अपने यहाँ से जिस टर्म्स को डिवाइड करने से हमें आंसर 0 मिल जाए वो हमारे पास HCF होता है। अब हम इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास क्या है। जी स्टूडेंट्स, जी इसका थर्ड पार्ट देखिए मैंने लिखा है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए 2 तरह की टर्म्स है, इस वेरिएबल की पावर भी क्यूब है, इसकी भी पावर क्यूब है। इसका मतलब टर्म्स की पावर्स तो सेम है। अब मैंने देखना क्या, अगर टर्म्स की पावर सेम है तो इनकी कोफिशिएंट दोनों की कोफिशिएंट में से जो बड़ा कोफिशिएंट है इसका मतलब वो टर्म्स मेरे पास ग्रेटर है। देखिए इसका कोफिशिएंट 2 है x³ का, जबकि इस x का कोफिशिएंट 6 है। इस मीन की ये वाली टर्म मेरे पास ग्रेटर है और ये टर्म मेरे पास स्मॉलर है। मैंने डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने अब करना क्या है, अपनी ये जो टर्म मेरे पास गिवन है मैंने इसको किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है कि मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाए। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, 3 के साथ, तो मुझे 6 मिल जाएगा। मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 3 जार 6x³ देन 3 2 जार 6x² प्लस 3 2 जार 6x प्लस 3 2 जार 6। ठीक, तो मुझे आंसर्स मिल गया। मैंने ये जो 3 था मैंने ऊपर लिख दिया, देन आंसर्स मैंने इनके नीचे लिखती जा रही हूँ। उसके बाद मैंने अब क्या करना है, मैंने इनके साइन सबके चेंज कर दिए हैं। ये टर्म मेरे पास कैंसिल आउट हो गई है। यहाँ से मुझे आंसर इसका मिल गया है 6x², देन ये टर्म फिर कैंसिल आउट हो गया है और यहाँ से मुझे आंसर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मिल गया 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए भाई डिवीजन का प्रोसेस अब आगे पॉसिबल फिलहाल नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी वजह क्या है। अब आप देखिए अंदर हमारे पास जो टर्म है वो 2 पावर की है, जबकि जो बाहर हमारे पास टर्म है एज ए डिवाइजर के तौर पे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर 3 है। तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट ही तब होता है जब अंदर जो हमारे पास टर्म है वो ग्रेटर हो बाहर वाली टर्म से, या ग्रेटर नहीं तो कम से कम इक्वल पावर की ज़रूर होनी चाहिए। जबकि अब मेरे पास ना ही इक्वल पावर ना ही ग्रेटर, जबकि अंदर वाली टर्म अब मेरे पास स्मॉलर आ चुकी है। इट्स मीन कि मैं इस टर्म को अपने यहाँ स्टॉप करूँगी। अब मैंने इस टर्म को यहाँ स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद मैंने इस टर्म में से देखा, स्टॉप हेयर करने के बाद मैंने इस टर्म में से देखा कि इस टर्म में से मेरे पास अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो मैं इसको कॉमन निकाल के निगलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैंने
6 को कॉमन निकाल दिया और जो मेरे पास अब टर्म रह गई है x²+1, इससे मैं डिवीजन का अपना प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। हम एज ए कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल के बाकी टर्म से जो हमारे पास रह जाता है उसको एज अ डिवाइजर के तौर पे यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, अब जब दोबारा मैं डिवीजन का प्रोसेस अब स्टार्ट करूँगी, अब ये टर्म मेरे पास ग्रेटर है तो ये टर्म अब मेरे पास लिखी जाएगी अंदर एज अ डिवाइडेंड के तौर पे। और अब क्योंकि ये टर्म जो मेरे पास थी मेरे पास स्मॉलर हो गई है तो इसको एज अ डिवाइजर के तौर पे हम बाहर लिख के सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने करना क्या है, मैंने इस x² + 1 को अपनी टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है कि मुझे 2x³ मिल जाए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कराती हूँ, 2 और x से। अब मुझे देखिए मल्टीप्लाई करने से मिल गया 2x³ प्लस 2x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए 2x मैंने कहाँ लिख देना है, यहाँ क्वेश्चन में, और आंसर मैंने इसके टर्म्स के नीचे लिख देना। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 2x है, अब ये 2x इस x के वाली टर्म के नीचे नहीं लिखा जाएगा, x को x वाली ही टर्म के नीचे हमने लिखना होता है। तो मैंने इसको इस टर्म के नीचे लिख दिया है। मैं इनके साइन चेंज करवाती हूँ। ये टर्म मेरे पास कैंसिल आउट होगी, सेम इसी तरह ये टर्म भी मेरे पास कैंसिल आउट होगी। मेरे पास अब क्या टर्म बच गई हैं, 2x² + 2 बच गया। अच्छा, अब यहाँ से आप देखिए कि डिवीजन का प्रोसेस अभी पॉसिबल है, अंदर भी पावर 2 है, बाहर भी पावर 2 है। तो मैंने अब करना क्या है, अपने x² + 1 को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है कि मुझे 2x² मिल जाए। ये मेरे पास क्या बन गया, ये देखिए मैंने 2 को कहाँ लिख दिया, यहाँ ऊपर। और जो आंसर मेरे पास था मैंने इन टर्म्स के नीचे लिखने के बाद इनके साइन चेंज करवा दिए तो मुझे रिजल्टिंग में रिमाइंडर 0 मिल गया है। तो इस मीन कि मुझे अपने HCF का आंसर मिल चुका है। HCF क्या होता है, जिस टर्म से डिवाइड करने से हमें आंसर 0 मिल रहा हो तो उसके HCF का आंसर है x² + 1। जी स्टूडेंट, हमारे पास लास्ट पार्ट आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है लास्ट पार्ट में 3 टर्म्स आ रही हैं। तो 3 टर्म्स को हम एट अ टाइम तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने पहले 2 जो ग्रेटर टर्म्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं। देखिए ये भी x³ की पावर वाली है, ये भी x³ पावर वाली टर्म्स है, ये 2 टर्म्स ग्रेटर हैं तो मैं इनको यूज़ करती हूँ। इन दोनों में से जो टर्म ग्रेटर है उसको अंदर रखी, और जो स्मॉलर टर्म है उस समय मैंने डिवीजन का जब प्रोसेस स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि मेरे पास अंदर जो टर्म आ रही है फर्स्ट टर्म में सॉल्व होने के बाद मेरे पास अंदर आ गया पावर 2, जबकि बाहर पावर 3 है। तो ये तो डिवीजन का प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि अंदर ग्रेटर पावर होनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे यहाँ डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप करना पड़ेगा। और यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, -4। जस्ट हम नंबर कॉमन निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉमन नहीं निकाल सकते, उसको निगलेक्ट नहीं हम कर सकते। मैंने -4 कॉमन निकाला, तो 4 कॉमन निकालने से और माइनस कॉमन निकालने से साइन भी चेंज होगी। अब मैं डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। आप देख सकते हैं ये 2 टर्म्स है, अब मेरे पास ये टर्म ग्रेटर आ रही है, ये टर्म स्मॉलर है, तो मैंने ग्रेटर टर्म को अंदर रखा, स्मॉलर टर्म से मैंने डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। मैंने रफ वर्क भी इसके साथ साथ यहाँ पे किए हुए हैं। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि जब मैंने डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट किया, फर्स्ट टर्म में मैंने डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया और सेकंड टर्म में हम चेक कर सकते हैं आप कि मेरा डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मुझे एंड में आंसर यहाँ पे 0 मिल चुका है। अब तो लेकिन ये मेरे पास फिलहाल HCF का आंसर नहीं होगा क्योंकि अभी एक टर्म जो थर्ड टर्म है वो सॉल्व होना अभी भी रहती है। तो मैंने अब क्या किया है कि मैंने थर्ड टर्म को सॉल्व करना है। अच्छा, तो अपनी जो मेरे पास थर्ड टर्म होगी उसको अब मैंने अंदर रखना है, और ये टर्म जिससे आंसर 0 आया था इससे मैंने अपने डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट कर लेना। अब मैंने डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट किया। सबसे फर्स्ट टर्म को जब मैंने कैंसिल आउट करने के लिए इससे 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिमेनिंग मुझे आंसर मिल गया -12x। अब आप फिर देख सकते हैं अंदर वाली टर्म में जो 12 रिमेनिंग है इसकी पावर छोटी है, जबकि बाहर वाली टर्म की पावर ग्रेटर थी, तो डिवीजन का प्रोसेस फिर स्टॉप हो जाएगा। फिर मेरे पास मैंने क्या करना है कि इसमें से -12 को इग्नोर कर देना है और सिर्फ जस्ट x वाली टर्म से डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब ये वाली टर्म हमारे पास आ गई स्मॉलर और ये टर्म मेरे पास आ गई ग्रेटर। अब मैंने ग्रेटर टर्म को अंदर रखना है, x से मैंने अपनी डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करना है और मुझे आंसर मिल चुका है 0। अब मेरे पास क्योंकि तीनों ही टर्म्स आपस में सॉल्व हो चुकी हैं, एंडिंग में आंसर मिल चुका है, तो किस टर्म से मुझे एंडिंग में आंसर 0 मिला है वो हमारे पास HCF का आंसर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास HCF बाय डिवीजन मेथड भी खत्म हो चुके हैं। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमें LCM फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में LCM फाइंड करना है। मेरे पास 3 टर्म्स गिवन है, मैंने 3 टर्म्स के फैक्टर्स फाइंड करती हूँ और मेरे उसके बाद देखते हैं जी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं और अनकॉमन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं। जी 2 का
फैक्टर्स बनाया वो 2 ही होता है। ए स्क्वायर ए को 2 दफ़ा लिख लिया, बी हमारे पास 1 टाइम आ गया जिसमें मैंने 4 का एलसीएम लिया, 2 इंटू 2 आ जाता है 4। ए मेरे पास एक दफ़ा, बी इसी तरह मैंने 2 टाइम्स लिख लिया। जस्ट 6 का एलसीएम लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, ए इंटू बी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। अब देख सकते हैं पहले तो तीनों ही टर्म्स में मेरे पास एक्स कॉमन आ रहा है, तीनों ही टर्म्स में मुझे ए भी नज़र आ रहा है और 3 टर्म्स में मुझे बी भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एलसीएम में बताना है कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स मुझे मिल गए हैं 2ab। देन मैंने डिफाइन करना है मेरे पास अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स जो कि कॉमन नहीं है, जो कि मेरे पास बाकी बच चुकी है, वो देखिए वो मेरे पास क्या है। पहले नंबर्स की बात करते हैं, 2 इंटू 3। देन मेरे पास एक बी बच, एक ए बच गया है और एक ए बच गया। तो अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिखूं तो मुझे क्या मिल जाता है, 2 3 ज़ा 6 ए बी। मुझे यहाँ से इसका आंसर मिल गया। अब मैं एलसीएम का आंसर लिखती हूँ जी। एलसीएम मेरे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होती है कॉमन मल्टीप्लाई, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो मेरे पास दोनों ही मैंने ऊपर आंसर्स में निकाले हुए हैं। मैं इनकी जगह इनके आंसर डालती हूँ। कॉमन फैक्टर मेरे पास था 2ab। देन इसकी मैंने प्रोडक्ट लेनी है 6ab के साथ 2 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास आ जाता है 12। ए अब हमारे पास कितने हो चुके हैं, 2 इनकी प्रोडक्ट, और बी भी मेरे पास 2 आ चुके हैं। तो मुझे अपना एलसीएम का आंसर मिल चुका है जो कि है हमारे पास 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं इनके फैक्टर्स लिखती हूँ। पहले मैंने लिखे हैं फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के, आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे एक्स कॉमन मिल जाएगा। सेम इसी तरह मैंने अब फैक्टर्स किसके लिखने हैं, मैंने फैक्टर्स लिखने हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के। देन मुझे यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 2x यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि मैं इनका कॉमन निकाल सकती हूँ, तो मुझे मिल जाएगा x प्लस 1। ओके, अब मैं इनके कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स लिखने लगी हूँ। कॉमन फैक्टर्स मेरे पास दोनों में क्या चीज़ आ रही है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉमन फैक्टर में एक तो हमारे पास x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। देन यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक x है, इसमें एक x भी कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर में एक x आ जाएगा और एक x प्लस 1 आ जाएगा। और अनकॉमन फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाएंगे, अनकॉमन फैक्टर में जस्ट हमारे पास एक x बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो मैंने एलसीएम का आंसर निकालना है। एलसीएम के आंसर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, प्रोडक्ट होता है जी मेरे पास कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। अच्छा जी, इनको जब मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे पास कॉमन फैक्टर क्या आता है, x इंटू एक्स प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कराती हूँ x का, ये देखिए फिर मुझे अगेन क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और x प्लस 1। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। जी स्टूडेंट देखिए थर्ड पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं। अब हमने इन 2 टर्म्स के पहले फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ये देखिए मैंने मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने इसके 2 फैक्टर्स फाइंड कर लिए। सेम इसी तरह मैंने नेक्स्ट टर्म लिखी, इससे मैंने ए कॉमन निकाला और इसके फैक्टर्स भी मैंने लिख लिए। अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 टर्म्स हैं, ये और ये। इनमें अब कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों में a माइनस 2 आ रहा है। मैंने कॉमन फैक्टर a माइनस 2 लिख लिया। देन अनकॉमन फैक्टर क्या है, एक a माइनस 2 और एक a, ये रह गया मेरे पास इसका अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, एलसीएम जब हम लेते हैं तो हमने कॉमन और जो अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको आपस में हमने कर देना होता है मल्टीप्लाई। तो मैंने कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा के इसका आंसर लिख दिया है। जिसके 4 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 4 पार्ट में हमारे पास 2 टर्म्स हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्रिएट हो रहा है। फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर बना रही है, सेकेंड टर्म भी स्क्वायर बना रही है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो कि a माइनस बी और a प्लस बी होता है, मैंने यहाँ पे इसको
ओपन करके अपने इस टर्म्स के मैंने फैक्टर जनरेट कर लिए हैं। अब मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म है मैं इसके फैक्टर्स बनाने लगी हूँ। इसके फैक्टर्स जो है हमारे पास, जो मैंने इसके फैक्टर्स फाइंड किए तो इसमें से हमारे पास क्या था, इसमें से जस्ट x ही कॉमन निकल सकता था, तो मैंने x कॉमन निकलने के बाद x² - 4 मेरे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से जिनको देखिए मैंने बॉक्सेस में डाला है, इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, x² - 4, तो ये मेरे पास कॉमन फैक्टर में आ गया। और अनकॉमन फैक्टर में क्या रह जाएगा, x² + 4 और x। अब लास्ट में मैंने क्या करना होता है, एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स की मैंने प्रोडक्ट कर देनी होती है। तो मैंने पहले इसके अनकॉमन फैक्टर लिखी है, उसका प्रोडक्ट की कॉमन फैक्टर्स लिखी है, उसकी प्रोडक्ट कर दी अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। अब स्टूडेंट्स आप देखिए मैंने x को सबसे पहले बाहर रखा और मेरे पास टर्म रहेगी x² - 4 और x² + 4। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास गेन फार्मूला बन रहा है a - b a + b। ये देखिए a - b a + b, दोनों टर्म में जो साइन का फर्क था, तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो a का मैंने ले लिया स्क्वायर माइनस b का ले लिया स्क्वायर, फार्मूला ओपन किया, मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा x⁴ - 4 का स्क्वायर लिया 16, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हैं स्टूडेंट 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म मैंने लिखी, यहाँ से मुझे 4 कॉमन मिल गया। 4 कॉमन निकालने के बाद मैंने देखा मेरे पास अंदर दोनों टर्म स्क्वायर कंप्लीट कर रही थी, तो a² - b² का फार्मूला से मैंने ओपन कर दिया a - b a + b। और से जो नेक्स्ट टर्म थी जब उसकी मैंने फैक्टर्स बनाए तो मैंने यहाँ पे इसका मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज़ किया। मैंने x को ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में और यहाँ से मुझे आंसर मिल गया x + 3 x - 2। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने करना क्या है, मैं अपने साथ साथ यहाँ ज्यूम करती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं फिलहाल अगर मैं अभी तीसरे फैक्टर बनाने से पहले मैं देख सकती हूँ कि मुझे इन दोनों टर्म्स में से ये टर्म कॉमन मिल सकती है, लेकिन इन दोनों के साइन चेंज है। यानी इस टर्म में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ तो x - 2 मेरा चेंज हो जाएगा 2 - x में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने नेक्स्ट स्टेप मैंने किया, मैंने माइनस साइन मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया। ये टर्म तो एज इट इज़ रही, इसमें से जब मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला तो x का साइन माइनस होके 2 का साइन प्लस हो गया। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, क्योंकि 2 का साइन प्लस हो गया था तो 2 पहले लिख लिया, 2 - x मैंने इस टर्म को ऐसे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, नेक्स्ट जो मेरे पास लास्ट टर्म है मैंने इसके पेयर्स बनाए। तो मैं फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर बना रही थी माइनस सेकेंड टर्म भी स्क्वायर बना रही थी, फिर a² - b² के फार्मूला लिखा a - b a + b। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स मुझे 3 टर्म्स मिल चुकी हैं। सबसे पहले मैं इनकी कॉमन फैक्टर्स लिखती हूँ। कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 - x 2 - x 2 - x, तीनों टर्म में मौजूद था तो इसके कॉमन फैक्टर में आ गया 2 - x। अब अनकॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, 4 × 2 + x 4 × 2 + x, ये माइनस साइन था इस टर्म का और यहाँ पे रह गई थी जैसे x + 3 और इस टर्म में रह गया था 2 + x या x + 2, क्योंकि दोनों की साइन पॉजिटिव है, हम दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। देन मैंने अब करना क्या है, एलसीएम में मैंने इसे कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखिए सबसे पहले मैंने लिखा इसका कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई मैंने कराया इसके अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो मैंने माइनस और 4 को सबसे पहले स्टार्टिंग में लिख दिया, बाकी ये 4 टर्म्स मैंने इकट्ठी लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ये दोनों टर्म्स फिर मेरे पास फार्मूला क्रिएट कर रही हैं। दोनों टर्म्स में क्या है, जो साइन का फर्क है, तो यानी ये a - b a + b टर्म बन चुकी है। तो ये हमारे पास फार्मूला बनाती है a² - b²। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया a² - b² का फार्मूला। ये 2 टर्म मेरे पास एज इट इज़ आ चुकी हैं। इसी तरह नेक्स्ट फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे देखिए -4 और वहाँ पे इसको स्क्वायर ओपन करने के बाद मुझे मिल गया 4 - x²। लास्ट 2 टर्म मेरे पास एज इट इज़ ही है। अब मैंने इस माइनस साइन को ख़त्म करना है, तो मैंने करा क्या, ये माइनस साइन मैं यहाँ अंदर लेगी तो ये टर्म मेरे पास बन गई माइनस और ये वाली टर्म बन गई प्लस, क्योंकि दोनों के साइन चेंज हो गए हैं। अब मैंने फिर अरेंज किया, पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिखी, नेगेटिव वाली टर्म बाद में लिखी और ये मेरे पास इसका कंप्लीट आंसर आ चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पहले रीड करते हैं। द HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज y - 7, यानी कोई भी 2 पॉलिनोमियल है उनके HCF का आंसर गिवन है y - 7, तो ये HCF की वैल्यू है। एंड देयर LCM इज y³ - 10y² + 11y + 17, और ये इसके LCM का आंसर गिवन है।
इफ़ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, फर्स्ट पॉलिनोमियल को अगर हम कहते हैं p ऑफ y, तो फाइंड द अदर, तो सेकंड पॉलिनोमियल यानी जो कि सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास था q ऑफ y, मैंने उसको फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन वाला फार्मूला जो हमने सबसे पहले स्टार्ट में लिखा था कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट टू पॉलिनोमियल p ऑफ x और q ऑफ x के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे और हमें सेकंड पॉलिनोमियल जो कि q ऑफ x है उसको फाइंड करना है। जी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हमें एचसीएफ की वैल्यू गिवन थी, देन हमें उसके बाद वैल्यू गिवन थी एलसीएम की, फिर हमारे पास p ऑफ y जो कि फर्स्ट पॉलिनोमियल था। वैसे अगर हमारे पास वेरिएबल जो है वो x के हों तो हम उसको p ऑफ x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल हमारे क्वेश्चन में y के यूज़ हो रहे थे तो उसको हम p ऑफ y लिखेंगे। देन उसके बाद हमने फाइंड करना था सेकंड पॉलिनोमियल जो कि क्या होता है q ऑफ y होता है। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया कि एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट टू पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। अच्छा सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें चीज़ फाइंड क्या करनी है, हमने फाइंड करना है कि q ऑफ y। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने क्योंकि q ऑफ y फाइंड करना है तो मैंने यहाँ से q ऑफ y की वैल्यू फाइंड करने लगी हूँ। तो यहाँ से अगर मैं p ऑफ y को हटा के इस साइड पे ले आती हूँ तो यहाँ से मुझे q ऑफ y का आंसर मिलेगा। q ऑफ y के साथ p ऑफ y मल्टीप्लाई हो रहा था तो जब यहाँ से खत्म होगा तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देन उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं इनकी वैल्यूज पुट करती हूँ। सबसे पहले मैंने वैल्यू पुट करनी है एलसीएम की वाई स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, ये टर्म लिखी। इस टर्म माइनस के बाद मैंने लिखनी है एचसीएफ की टर्म, वो है मेरे पास y माइनस 7। देन मैंने इसको डिवाइड करना है p ऑफ y से जो कि मेरे पास क्या है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 और इक्वल है q ऑफ y की। अच्छा स्टूडेंट्स अब मेरे पास क्या है, ये टर्म ये दोनों रकमें जो है ना इससे डिवाइड हो रही है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये टर्म तो ऐसे स्मॉलर है, ये इससे तो डिवाइड नहीं हो सकती, इस टर्म को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर्स हमारे पास सेम है। ठीक है, तो हमारे पास हमने इस टर्म को अंदर रखना है और इस वाली टर्म से हमने डिवाइड का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और इसको फिलहाल मैं अपनी इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ क्योंकि मैंने जब इनका डिवीजन का प्रोसेस इन दोनों को डिवाइड कर लूँगी तो मैं यहाँ इसका आंसर लिखूँगी, y माइनस 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे q ऑफ y का आंसर मिल जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, स्टार्ट डिवीजन में करने लगी हूँ। तो मैं डिवीजन किन टर्म्स की करने लगी हूँ, मैं यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 से डिवाइड करने लगी हूँ को इस टर्म से मैंने डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास वही जो रफ वर्क में होता है तो y को किस टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो ये टर्म बन जाए। ठीक है, तो हमने करना क्या है, देखिए वाई स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि वाई क्यूब आ जाए, वाई स्क्वायर को इसका होता है मैंने जस्ट वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आंसर क्या बनेंगे, ये मेरे पास बन जाएगा वाई क्यूब, वाई को इससे मल्टीप्लाई करें माइनस 5y स्क्वायर, देन वाई को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें माइनस 14y। टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं और मुझे यहाँ से ये टर्म तो मिल गया, कैंसिल हो गया जस्ट। फिर उसके बाद मुझे आंसर क्या मिला, माइनस 5y स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करके सेम मैंने इसी तरह अपनी नेक्स्ट टर्म को ऐड करना है तो मुझे आंसर मिल जाएगा 25y जस्ट प्लस 70, मैंने इसी तरह टर्म्स उतार ली। देन मैंने क्या करना है, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 को किस टर्म से मल्टीप्लाई कराना है कि मुझे फर्स्ट टर्म मिले। अच्छा जी, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करा रही हूँ, माइनस 5y स्क्वायर प्लस 25y प्लस 70। मेरे पास इसका रफ वर्क मैंने साइड पे कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा माइनस 5 और यहाँ पे मुझे ये सेम टर्म्स इसके नीचे मिल चुकी है। अच्छा अब स्टूडेंट्स अब मैंने करना क्या है, अब मैंने डिवीजन के बाद मुझे आंसर मिल चुका है y माइनस 5। अब मैंने करना क्या, ये जो मुझे इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करके जो आंसर मिला 1 माइनस 5 मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर देना। अब मैंने बात देखिए इन दोनों टर्म्स ने कंप्लीट मुझे आंसर दे दिया y माइनस 5। तो मेरे पास क्या रह गया, y माइनस 5 को जस्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी y माइनस 7 के साथ
तो मुझे यहाँ से क्यू ऑफ वाई का आंसर मिलेगा। इक्वेशन 1 में वैल्यू डालने के बाद मैंने आपको बताया था मेरे पास आंसर मिल जाएगा y-5 और y-7, क्यू ऑफ वाई का आंसर आ जाएगा। देन मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देती हूँ और मल्टीप्लाई करवाने के बाद मुझे यहाँ से क्यू ऑफ वाई का आंसर मिलेगा जी। ये क्या बन जाएगा y² - 7y - 5y + 35 = क्यू ऑफ वाई। देन मेरे पास y वाली टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी और जो मुझे क्यू ऑफ वाई का आंसर था वो मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले रीड करते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर दिस एंड दिस। यानी हमारे पास एलसीएम की पहले वैल्यू गिवन है, देन उसके बाद दूसरी वैल्यू गिवन है एचसीएफ की। इफ पी ऑफ एक्स, फर्स्ट पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है, देन फाइंड क्यू ऑफ एक्स, और हमने क्यू ऑफ एक्स को यहाँ पे फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, ये देखिए हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू गिवन है, देन मेरे पास एलसीएम की वैल्यू गिवन है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है। मैंने फाइंड करना है क्यू ऑफ एक्स। मैं इनका रिलेशन लिखती हूँ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पॉलिनोमियल की। यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल एक्स है तो ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स लिखे जाएंगे। अच्छा जी, मैंने फाइंड क्या करना है क्यू ऑफ एक्स, तो सबसे पहले मैंने क्यू ऑफ एक्स को अलग कर लेना है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इसके नीचे टर्म क्या डिवाइड हो जाएगी, पी ऑफ एक्स यहाँ पे इसकी टर्म के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और मुझे जस्ट क्यू ऑफ एक्स यहाँ मिल जाएगा। मैं इनकी वैल्यूज पुट करती हूँ। पहली वैल्यू मैंने डाल दी है एलसीएम की, जो कि मेरे पास है 36x³ x + a x³ - a³। इसका प्रोडक्ट करना है एचसीएफ की वैल्यू के साथ, जो कि मेरे पास x² × x - a। देन मैंने इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है पी ऑफ एक्स के साथ, जो कि मेरे पास है 4x² x² - a², और ये टर्म मेरे पास इक्वल है क्यू ऑफ एक्स के। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमने करना क्या है, यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो टर्म्स हैं इजीली कैंसिल आउट हो सकती है फार्मूला लगाने के बाद। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या करा, ये देखिए मैंने x² को इस x² से पहले तो कैंसिल आउट कर दिया। 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, मैंने इसके साथ इसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास है x³ बच गया, x + a x³ - a³ x - a। अब मैं देख सकती हूँ कि नीचे वाली टर्म पे अगर मैं फार्मूला लगाती हूँ, देखिए फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर बना रही है, सेकंड टर्म भी स्क्वायर बना रही है, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म भी स्क्वायर बना रही है, इक्वल है क्यू ऑफ एक्स के। हमें ये फार्मूला क्यों बना रही हूँ, ताकि मैं चेक करती हूँ कि फार्मूला बना के क्या मेरी नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से कैंसिल आउट हो सकती है। अभी मेरे पास a² - b² का फार्मूला है, तो मैं इसको a + b और a - b के साथ मैं अपनी टर्म्स को लिख दूंगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे बच गया था x³ × x + a x³ - a³ x - a, और नीचे मैंने फार्मूला लगाना है a - b और a + b का। तो मुझे अपनी ये टर्म्स मिल गई हैं और ये इक्वल है मेरे पास क्यू ऑफ एक्स के। अब मैंने क्या करना है, ये देखिए फार्मूला लगाने के बाद ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट होगी और ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट होगी, तो जस्ट मुझे आंसर मिल गया। और यहाँ पे मेरे पास 9 भी था। अच्छा, मुझे आंसर मिल गया 9x³ और साथ मेरे पास क्या टर्म बन चुकी है x³ - a³, जो मुझे क्यू ऑफ एक्स का रिक्वायर्ड आंसर मिल चुका है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज x + a एंड 12 × x², दिस, ठीक। यानी हमें दिया हुआ है एचसीएफ का आंसर एंड एलसीएम का आंसर, टू वैल्यूज हमें गिवन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हमने फाइंड करनी है प्रोडक्ट, दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट, यानी हमने एलसीएम और एचसीएफ के आंसर्स तो गिवन है और दो पॉलिनोमियल जो कि हमारे पास थे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, उसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। यानी हमें कंप्लीट पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स का आंसर
फाइंड करना है, ठीक है। जी हमें HCF की वैल्यू गिवन है, मैंने HCF की वैल्यू लिख ली, देन HCF की वैल्यू लिख दी और हमने फाइंड क्या करना था, प्रोडक्ट करना था टू पॉलिनोमियल की, यानी इनके प्रोडक्ट का मुझे आंसर फाइंड करना है। मैंने फार्मूला लिखा है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल है दिस टर्म। अब मैं वैल्यूज पुट करने लगी हूँ, LCM की जगह मैंने LCM की वैल्यू पुट कर दी, इसकी मैं प्रोडक्ट करने लगी हूँ HCF के साथ। HCF मेरे पास था x प्लस ए और मैंने फाइंड करनी है इसकी प्रोडक्ट, यानी यही मैंने आंसर फाइंड करना है। इस कंप्लीट टर्म का आंसर मैंने फाइंड करना है, इसका मतलब यहाँ से ये दोनों टर्म यहाँ मौजूद रहेंगी, जस्ट मैं इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करूँगी और अपना आंसर फाइंड कर लूँगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप देख सकते हैं दोनों टर्म से पहले तो मुझे यहाँ पे सेम नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 12x², देन ये मेरे पास x प्लस ए और x प्लस ए ने मिलकर बना दिया x प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म 2 दफ़ा थी और ये टर्म मैंने अपनी x² माइनस a² इसी तरह लिख लिया है। अच्छा उसके बाद मैं इस टर्म को सॉल्व करती हूँ। कैसे, ये टर्म मेरे पास फार्मूला क्रिएट कर रही है, फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर बना रही है, सेकंड टर्म भी मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर बना रही है। अच्छा जी, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर का फार्मूला खोलते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी। अब देखिए ये भी x प्लस ए, ये भी x प्लस ए, तो टोटल x प्लस ए का क्या बन जाएगा, होल क्यूब स्क्वायर। तो ऑलरेडी थे एक और x प्लस ए आ गया, तो मुझे मिल गया x प्लस ए का होल क्यूब, और x माइनस ए वाली टर्म मैंने यहाँ पे एज इट इज साथ लिख दी है। p ऑफ x एंड q ऑफ x की प्रोडक्ट मुझे मिल चुकी है और यही मेरे पास इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ ही हमारी आज की 4.3 एक्सरसाइज का एंड होता है। आपको आज का मेरा लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।